हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसका जो प्रीवियस टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, उसे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रीवियस जो टॉपिक है उसको देख सकते हैं। ठीक, फिर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होता क्या है। ठीक, कुछ इसकी डिफिनीशन हमने लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ डायग्राम के थ्रू इसको हम समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनको समझना जरूरी है। तो प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक पाथ होती हैं जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक, जब वो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में जाता है तो वो जिधर मूव करता है तो उसका जो मूवमेंट से जो पाथ बनता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते थे। यहाँ पर हम लोग अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। ठीक, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ एक एरिया जो है वो भी कनेक्ट हो जाता है और फिर हम वहां उस क्वांटिटी को पढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी स्टार्ट। फर्स्ट इसकी डिफिनेशन हम समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस करते हुए निकल रही हैं तो उनकी संख्या को, उनके नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक जो है, मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ये हमारे पास जो है ये कोई एरिया है जिसके अंदर स्केच रखे हुए हैं। ये कोई एक एरिया है और इस एरिया के परपेंडिकुलर ऐसे बहुत सारे, जैसे हम स्केच जो दिखा रहे हैं, इस स्केच को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस करते हुए इधर निकलेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर से ऐसे ये मार्कर हमारा है, इसके अंदर से क्रॉस करता है और पीछे की ओर निकल जाए। तो जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके निकलेंगे उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, ये सिंपली फाई ई से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये फाई ई से डिनोट किया जाता है और हमने आगे लिखा इस डिपेंड अपॉन 3 टर्म। ये जो फ्लक्स है वो 3 टर्म पर डिपेंड करता है। एक एक करके अभी हम समझने वाले भी हैं, लेकिन फिलहाल पहले हम थ्योरी समझा देते हैं कि ये तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ई पर डिपेंड करेगा। एरिया पर डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एरिया रखा हुआ है उसका एरिया कितना छोटा है या ज्यादा है या कम है, उस एरिया पर डिपेंड करेगा। और तीसरा टर्म जो है वो एंगल बिटवीन ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ए यानी एरिया वेक्टर के ऊपर जो इनके बीच एंगल बन रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इन तीनों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन समझ लेते हैं। ये हमने कोई एक जो है सरफेस एरिया ले लिया है और ये सरफेस एरिया जो है इसका एरिया हमने ए माना है। ठीक, ए माना है और ये कहाँ रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है हमारे पास एरो के द्वारा दिखाई जा रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। नॉर्मली ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे सब जा रही हैं और इसके परपेंडिकुलर से हमारा हाथ ये है, ये हमारे पास एरिया है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ये ऐसे इस हाथ को क्रॉस करके इधर निकल रही हैं। तो ये एरिया क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब हमारी डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम इस
एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, अगर हम ये चेक करना चाहें तो हमको क्या गिनना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। ठीक, इस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, वही फ्लक्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली देखो एक फील्ड लाइंस गुजर रही है इसमें से, इस एरिया से ऊपर देखो नहीं गुजर रही है, इसको ऊपर से टच करती हुई जा रही है, इसके अंदर से नहीं जा रही है। तो एक लाइन ये जा रही है हमारे पास, एक लाइन ये जा रही 2 और एक ये 3, यानी इस वाली कंडीशन में जो फ्लक्स 5E होगा वो 3 होगा। ठीक, 3 होगा नहीं, तो 3 होगा, तो ये 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इस एरिया को क्रॉस करके निकल रही है। ये वाली भी नहीं क्रॉस कर रही है, ये वाली भी नहीं क्रॉस कर रही है, ये 3 निकल रही हैं। ठीक, तो ये फ्लक्स का आपका 3 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ जितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करके परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये जो डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब हम कंडीशन यही रखते हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, यानी हम सबसे पहला जो केस फर्स्ट हम देखते हैं जो कंडीशन वाला ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी ई जो है उसकी हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इस बार हम इंक्रीज कर देंगे। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से होगा क्या, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक काफी दूर दूर हैं ये क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने पावर बढ़ा दी। पावर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ज्यादा जो है करीब करीब आ जाएंगी। तो ये हमने एक बना दिया कि देखो ये इंटेंसिटी बढ़ा दी। यहाँ पर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच काफी गैप है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा इंटेंस है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करीब करीब है। और इसमें हमने यही वाला जो है सरफेस एरिया रख दिया है परपेंडिकुलर इसके। तो मान लो ये हमने सरफेस एरिया इसके अंदर रख दिया है ऐसे, तो ये हमने यही वाला सरफेस एरिया रख दिया है यहाँ पर। ठीक, तो अब अगर हम देखें कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, क्या फ्लक्स बढ़ा या घटा, तो देखो भाई कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो एक लाइन ये गुजर रही है, दूसरी ये गुजर रही है, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी वाली नहीं गुजरी, 5 गुजर रही है। देखो एक ये गुजर रही है, 2 3 4 5, यानी 5 गुजर रही है। यानी हमने यहाँ पर ई को इंक्रीज किया, तो ई को इंक्रीज करने से जो फ्लक्स 5E है वो 5 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो 5E जो है वो डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, यानी ई जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फ्लक्स हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फ्लक्स जो है वो ई के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि ई को इंक्रीज करेंगे तो फील्ड लाइंस करीब करीब ज्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी, जब ज्यादा फील्ड लाइंस बनेगी तो ज्यादा इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकलेंगी और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करके निकलती है वही तो हमारे पास फ्लक्स होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिटी के ऊपर किस हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है कि अगर हम क्या करें, सरफेस के एरिया को ही बढ़ा दें, यानी हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही रखें जैसे नॉर्मली थी, लेकिन अब हम क्या करें, इसका जो एरिया है, इतना सा एरिया है, इसको इसका साइज बढ़ा कर दें, तो क्या होगा, क्या फ्लक्स बढ़ेगा? हाँ, नॉर्मली सी बात है बढ़ेगा भाई, क्योंकि जब ये एरिया बढ़ जाएगा, ठीक, तो जहां पर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इससे ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी। सीधी सी बात है, एक हमने छोटा सा पेज ये लिया था और ये हमने लिया था एक छोटा सा एरिया। अब इसकी जगह पे अगर हम ये बड़ा वाला एरिया ले लें, हम ये कॉपी ले लें और इस किताब के ऊपर अगर फील्ड में रख दो, तो ये वाली जो किताब हमारी है इससे ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगे या नहीं? तो सीधी सी बात है, एरिया बढ़ाने से भी क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने वैसे ही रखा, बट हमने इस बार क्या किया, एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो केस सेकंड को समझते हैं कि हमारा केस सेकंड क्या है। केस जो सेकंड है इसको समझते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, ए को इंक्रीज कर रहे हैं। ए को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ वैसे ही रखेंगे। तो चलिए ए को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम नॉर्मली ऐसे ही खींच लेते हैं अपनी, ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। और इस बार हमने क्या किया है, ठीक, ई को तो फिक्स रखा है जैसे पहले कंडीशन में थी, ठीक, ई तो वैसे ही है, बट इस बार हमने एरिया को ही बढ़ा दिया है। तो हमने इस बार एरिया को बढ़ा दिया, ये हमने एरिया रख दिया।
एरिया का साइज ए इंक्रीज कर दिया। ए इंक्रीज करने से क्या हुआ, पहले हमने छोटा सरफेस ले रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने साइज बड़ा कर दिया। तो अब देखो कितनी फील्ड लाइंस इससे गुजरेंगी, ज्यादा गुजरेंगी। हाँ, सीधे से दिख रहा है। तो एक लाइन गुजर रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी 6 की 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर गुजर रही है। यानी यहाँ पर फ्लक्स जो फाई ई होगा आपके पास वो 6 होगा नहीं। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि जो फ्लक्स फाई ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की। यानी जो फ्लक्स हमारा है वो ई बढ़ाने पर भी बढ़ता है और ए का एरिया बढ़ाने पर भी बढ़ता है। तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है और जो है इन दोनों कंडीशनों के बेस पर हम जो है फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स फाई ई होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ई के ऊपर और ए के ऊपर। ठीक, ई ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों होता है इसको भी अभी हम लोग समझने वाले हैं तीसरी कंडीशन से। ठीक, तो ये आई होप कि आपको दोनों पॉइंट या दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तीसरी पॉइंट को समझते हैं। तीसरा कह रहा है कि एंगल बिटवीन ई एंड ए, इनके एंगल पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसको समझते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया, इस बार अपना जो थर्ड केस है उसको हमने केस थर्ड यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं केस हमारे पास ये कौन सा है, थर्ड वाला केस है। थर्ड केस को समझते हैं। थर्ड केस में हमने क्या करना है, हमने एरिया ऐसे रखा है। ठीक, हमने इसका एरिया ऐसे रखा है, ये एरिया हमने ले लिया। और इस एरिया का अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, अभी तक हमने एरिया वेक्टर टर्म की बात नहीं की थी। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक, जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, आपके पास जो A4 साइज का जो पेज दिख रहा है ये एक प्लेन सरफेस है। अगर इसका एरिया वेक्टर खींचना हो तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, अगर हम ये पेन खड़ा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। कोई भी सरफेस हो, किसी भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर वेक्टर खींचने पर जो वेक्टर बनता है उसी को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये सरफेस हमारी ऐसे रखी तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा, इस कंडीशन में ऐसे इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मान लो हम ए कह सकते हैं। और इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ा सा कुछ इस एरिया वेक्टर से कुछ एंगल पर बना रहे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है और ई वो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर भी क्या है, आपके पास एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, ई ए सेम डायरेक्शन में। तब की तो बात तो ये होगी। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में ना, इस बार हम माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी कुछ इस तरीके से ऐसे आ रही है, यानी इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, तो हमारे पास जो है फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स हम पहले से पढ़ चुके हैं। फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं कि ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो पास नहीं कर रही हैं। जब ये परपेंडिकुलर पास नहीं करें तो कौन सी पास करेंगे, तो इस ई को हम क्या करेंगे, दो पार्टों में रिजॉल्व करेंगे। तो इसका जो थीटा के साथ होता है वो होता है कॉस थीटा। तो इस वाला इस ई का जो एक कंपोनेंट आएगा वो इस साइड में आएगा ई कॉस थीटा, आएगा नहीं। और इसका जो ये वाला वेक्टर आएगा वो ई का होगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो यहाँ पर अब कौन सी लाइन जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, तो ई कॉस थीटा वाली लाइन क्या जा रही है, इस जो है इसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो इस वाले कंपोनेंट के कारण इस पर फ्लक्स होगा और ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट के कारण इस पर फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ई साइन थीटा क्या कर रहा है, इस सरफेस को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए नीचे की ओर ऐसे जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर कौन सा क्रॉस कर रहा है, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास ए और ई कॉस थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बराबर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं, इस पूरे कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स हमारा होता है फाई ई, ठीक, वो जो है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के जो है स्केलर मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, क्यों स्केलर मल्टीपल, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ही हमारे पास आएगा। तो ये हमारा रहा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो फ्लक्स निकालने के लिए बहुत सीधी सी बात है कि आपको क्या निकालना है, ई देखना है और ए देखना है और एंगल के ऊपर डिसाइड करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक, और अगर क्लियर हुई हैं तो प्लीज
सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। अब छोटी सी एक बात और है, वो भी देख लेते हैं कि इसकी हम यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट को समझ लेते हैं। तो यूनिट जो इसकी होती है वो समझ लेते हैं। तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। तो ई ए कॉस थीटा होती है। तो ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है। एरिया की जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जितने भी साइन, टेन, कॉस, कॉट जो भी हैं वो डायमेंशन लेस होती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो कुल मिला के हमारे पास यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक, ये हमारे पास एक इसकी यूनिट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। साथ ही साथ जो आपका फ्लक्स है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो हम यहाँ पर दो वेक्टरों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जो फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई डाउट्स रह गया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू।